नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के बारे में। उनकी कुंडली में कितना दम है और उसी दम के बलबूते क्या वो साल 2022 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। साथ ही बहुत सारे दर्शकों की मांग पर इस वीडियो में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी कुंडली में देश के भावी प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने का भी योग है या नहीं। कुंडली का विश्लेषण करने से पहले उनके व्यक्तित्व व जीवन पर एक संक्षिप्त नज़र डाल लेते हैं। श्री योगी जी का जन्म उत्तराखंड के पंचूर जिले के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनका मूल नाम अजय सिंह जी बिष्ट है। आदरणीय योगी जी इस समय गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत व यूपी के 21वें माननीय मुख्यमंत्री हैं। योगी जी मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट हैं। योगी जी की छवि प्रखर राष्ट्रवादी नेता के रूप में जानी जाती है। हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक व राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के आप संस्थापक भी हैं। 1994 से आपने पूरी तरह से संन्यास ले लिया और अजय सिंह जी बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गए। आज हम इन्हीं योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली की बारीकी से विवेचना करते हैं और ये भी मालूम करते हैं कि साल 2022 में होने वाले यूपी के चुनाव में योगी जी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। दोस्तों, इस बोर्ड पर हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का निर्माण करें उससे पहले हम योगी आदित्यनाथ जी के जन्म का ब्यौरा लिख देते हैं और उससे पहले हम लोग उनका शुभ नाम लिख देते हैं। यहाँ नाम जातक की जगह श्री योगी आदित्यनाथ जी और उनका जन्म का ब्यौरा लिख देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को हुआ था। और दोपहर के 12 बजे का समय था उनके जन्म का। और उनका जो जन्म स्थान है वो उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल है। तो हम जन्म स्थान को भी लिख देते हैं पौड़ी गढ़वाल। ये जन्म का ब्यौरा हमारे पास में उपलब्ध है योगी आदित्यनाथ जी का और इसी जन्म विवरण के आधार पर हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली बनाते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर 5 जून को जन्म लेगा दोपहर के 12 बजे तो उस समय सिंह लग्न चल रहा होगा। यानी 5 जून को 12 बजे सिंह लग्न उदित रहता है। इसलिए हम लोग कुंडली में सिंह लग्न बना देते हैं, यानी कुंडली को सिंह लग्न की कुंडली बनाते हैं। ये लग्न में हमने सिंह राशि लिख दी और उसी क्रम से हम कुंडली बनाते हैं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और ये 4। दोस्तों, जिस समय योगी जी का जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे थे, इसलिए हम कुंभ राशि में चंद्रमा लिख देते हैं। यहाँ चंद्रमा लिख देते हैं। और उनके जन्म के समय सूर्य वृषभ राशि में संचरण कर रहे थे। ये वृषभ राशि है, हम यहाँ सूर्य लिख देते हैं। सूर्य के बाद मंगल की बारी आती है। मंगल उस समय मिथुन राशि में संचरण कर रहे थे, इसलिए हम मिथुन राशि में मंगल को अंकित कर देते हैं। मंगल के बाद में बात आती है बुध की। बुध भी उस समय वृषभ राशि में ही थे, इसलिए हम यहाँ वृषभ राशि में भी बुध को अंकित कर देते हैं। उसके बाद में बुध के बाद में नंबर आता है गुरु का। बृहस्पति देव उस समय गोचर में अपनी ही राशि यानी धनु राशि में संचरण कर रहे थे, इसलिए यहाँ धनु राशि में हम गुरु अंकित कर देते हैं। गुरु के बाद में नंबर आता है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह उस समय मिथुन राशि में संचरण कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ पर मिथुन राशि में शुक्र लिख देते हैं। और शनि महाराज उस समय
वृषभ राशि में ही संचरण कर देते हैं। तो यहाँ वृषभ राशि में भी हम लोग शनि अंकित कर देते हैं। अब बचते हैं राहु और केतु। राहु ग्रह उस समय मकर राशि में संचरण कर रहे थे, इसलिए मकर राशि में राहु लिख देते हैं। स्वाभाविक है कि मकर के सामने 7वीं जो राशि होगी उसमें केतु विराजमान होंगे। तो यहाँ मकर राशि के सामने 7वीं राशि है कर्क राशि, तो केतु उस समय कर्क राशि में संचरण कर रहे थे। तो दोस्तों ये तैयार हो चुकी है कुंडली योगी आदित्यनाथ जी की, और इस कुंडली की विवेचना की शुरुआत करते हैं हम लगन से। कुंडली सिंह लगन की है। सिंह यानी शेर, यानी सिंह लगन का जो व्यक्ति होगा उसका जो स्वभाव और आचरण होगा वो शेर की तरह होगा। चेहरे पर तेज होगा और स्वभाव से भी तेज तराट और दबंग किस्म के जातक होते हैं सिंह लगन के। ये जो जातक हैं वो सिंह लगन वाले जिस काम को ठान लेते हैं उस काम को पूरा करके ही रहते हैं। स्वभाव से जिद्दी वे हठी होते हैं, हालांकि इनका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी नहीं रहता है। साथ ही साथ राजनीति में ये शिखर पर पहुंचते हैं, शीर्ष पर पहुंचते हैं। जनता के प्रति ये बड़े ही उदार और नरम दिल के होते हैं और हमेशा न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से सूर्य पूरब से उदय होकर पश्चिम में अस्तांचल को जाते हैं, यानी सूर्य एक बार उदय होकर के फिर अस्त हो जाते हैं, वैसे ही और फिर पुनः वापस उदय हो जाते हैं। इसी तरह से सिंह लगन के जातक भी अपनी ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव को देखते हैं। तो दोस्तों ये खूबियाँ हुई सिंह लगन की। अब हम बात करते हैं इस कुंडली में बनने वाले विभिन्न राजयोगों की। दोस्तों किसी भी कुंडली की ताकत देखनी है या उस कुंडली में कितना दम है ये देखना हो तो सबसे सरल तरीका है कि कुंडली के जो 3 लग्न होते हैं, पहला तो लग्न होता ही है, दूसरा चंद्र राशि से लग्न बनता है और तीसरा सूर्य राशि से भी लग्न बनता है। तो लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, इन तीनों के लॉर्ड अगर केंद्र में बैठे हों और अगर तीनों में से अगर 2 के भी लॉर्ड केंद्र में बैठे हों तो वो कुंडली दमदार होती है। यहाँ हम देखेंगे कि योगी जी की कुंडली के मामले में जो पहला लग्न है सिंह लगन, उसके जो लॉर्ड हैं सूर्य हुए। सूर्य 10th हाउस में केंद्र में बैठे हुए, इसका मतलब लग्न मजबूत है, कुंडली में दम है। अब बात करते हैं चंद्र राशि के लॉर्ड की। यहाँ पर चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान है और कुंभ राशि के लॉर्ड होते हैं शनि। शनि भी आप देखेंगे कि 10th हाउस में बैठे हुए, केंद्र के अंदर बैठे हुए, इसका मतलब 2 लग्न तो पावरफुल हो गए। तीसरे लग्न की बात करते हैं सूर्य लगन। सूर्य वृषभ राशि में बैठे हैं, यहाँ सूर्य वृषभ राशि में है और वृषभ राशि के लॉर्ड शुक्र होते हैं और शुक्र यहाँ पर 11th हाउस में जो केंद्र में नहीं। इसका मतलब 3 लग्नों में से 2 लग्न मजबूत स्थिति में है, यानी ये कुंडली बलवान है, मजबूत है और शुभता लिए हुए है, क्योंकि 3 में से 2 लग्न केंद्र में विराजमान है और अच्छी पोजीशन पर है। तो पहली नज़र से हम ये कह सकते हैं कि कुंडली बलवान है, कुंडली में दम है। अब हम आगे बनने वाले राजयोगों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 7th हाउस प्रोफेशन का घर होता है और 10th हाउस भी प्रोफेशन का घर होता है। यह हम देख रहे हैं कि योगी जी की कुंडली में 7th हाउस के लॉर्ड 11 मतलब कुंभ राशि के मालिक शनि हुए। 7th हाउस के लॉर्ड शनि 10th हाउस में है, यानी एक प्रोफेशन के लॉर्ड दूसरे प्रोफेशन में है। ये भी कुंडली को दमदार बनाती है। ये स्थिति भी, ग्रहों की ये स्थिति भी कुंडली को दमदार बनाती है। दोस्तों सिंह लगन की कुंडली में 3 प्लैनेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं और वो 3 प्लैनेट्स हैं सूर्य, मंगल और गुरु। योगी जी की कुंडली में सूर्य लग्नेश होकर के 10th हाउस में बैठे हैं और 10th हाउस प्रोफेशन का, पावर का और गुडविल का होता है, यानी सूर्य की पोजीशन अच्छी है। बात करते हैं मंगल की। मंगल 11th हाउस में यानी आय स्थान या लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। इसे इच्छा पूर्ति का स्थान भी कहते हैं और इस मंगल पर 5वें घर में अपने ही राशि में विराजमान बृहस्पति की अमृत दृष्टि आ रही है, यानी इस कुंडली में मंगल की पोजीशन भी अच्छी है। उसके बाद बात करते हैं गुरु या बृहस्पति की। बृहस्पति 5th हाउस में अपनी ही राशि में विराजमान है। धनु राशि में बृहस्पति 5वें घर में विराजमान है, इसका मतलब बृहस्पति की पोजीशन भी कुंडली में उम्दा है। इस तरह से जो सिंह लगन के लिए 3 प्लैनेट्स पावरफुल होने चाहिए, वो तीनों प्लैनेट्स यहाँ इस कुंडली में पावरफुल है। दोस्तों सिंह लगन की कुंडली में एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि अगर लग्नेश 10th हाउस में हो, 10th हाउस चूँकि केंद्र भी है और लग्नेश 10th हाउस में हो, यानी लग्नेश कौन हुए? सूर्य हुए, और सूर्य चूँकि सारे ग्रहों के राजा है। अगर सारे ग्रहों के राजा 10th हाउस में आ जाए
क्योंकि 10th हाउस प्रोफेशन का है, पावर का है, गुडविल का है। अगर वहाँ सूर्य की स्थिति मौजूद हो तो ये मानकर चलिएगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ है, यानी किसी विशेष प्रयोजन सिद्धि के लिए ही उस व्यक्ति का जन्म हुआ है। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि 10वें घर में बुधादित्य योग भी बन रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि बुध और आदित्य दोनों ग्रह 10th हाउस में, कर्म स्थान में मौजूद हैं। और बुधादित्य अगर केंद्र में निर्मित हो तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान प्रसिद्धि प्राप्त करता है, जो योगी जी के मामले में सटीक भी लागू होती है। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक और राजयोग की बात कर लेते हैं। इस कुंडली में सबसे बड़ा जो राजयोग बन रहा है वो है राशि परिवर्तन राजयोग। यहाँ आप देखेंगे कि 10th हाउस में वृषभ राशि है और 11th हाउस में मिथुन राशि है। 10th हाउस के लॉर्ड हुए शुक्र, 2 नंबर वृषभ राशि के मालिक शुक्र होते हैं। शुक्र विराजमान है 11th हाउस में, और 11th हाउस में राशि है 3 नंबर मिथुन, इसके मालिक होते हैं बुध, वो बैठे हुए हैं 10th हाउस में। यानी 10th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में है और 11th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में। ये राशि परिवर्तन राजयोग बनाता है। और यहाँ योगी जी की कुंडली के मामले में ये राशि परिवर्तन राजयोग और भी मायने यूँ रखता है कि चूंकि कर्म स्थान का इच्छा पूर्ति वाले स्थान के साथ में राशि परिवर्तन हो रहा है, या यूँ कहिए कि इच्छा पूर्ति वाले स्थान का राशि परिवर्तन कर्म स्थान के साथ हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा प्रबल राजयोग कहलाता है। इंदिरा गांधी जी की कुंडली में 3 राशि परिवर्तन राजयोग थे। इसी तरह से अमित शाह जी की कुंडली में 2 राशि परिवर्तन राजयोग बन रहे हैं, और योगी जी और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 1-1 राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है। क्योंकि अगर एक भी राशि परिवर्तन राजयोग बने, लेकिन अगर वो मजबूत स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो, ऐसे भावों के साथ में उनका राशि परिवर्तन हो रहा हो, तो वो और अधिक शुभता प्रदान करते हैं। जैसा कि यहाँ कर्म स्थान का लाभ स्थान के साथ में, या लाभ स्थान का कर्म स्थान के साथ में राशि परिवर्तन हो रहा है। यहाँ योगी जी का कर्म स्थान के साथ में इच्छा पूर्ति वाले स्थान के साथ में राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि योगी जी के इस राजयोग की वजह से कर्म के माध्यम से उनकी हर इच्छा की पूर्ति होगी। ये इस कुंडली का सबसे बड़ा राजयोग है। अब बात करते हैं एक और राजयोग की। इस कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश दोनों केंद्र में एक साथ विराजमान है। हालांकि लग्नेश सूर्य और सप्तमेश शनि दोनों आपस में शत्रु का भाव रखते हैं, उसके बावजूद भी लग्नेश और सप्तमेश का एक साथ केंद्र में बैठना ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार शुभ स्थिति बनाती है, और ये भी एक तरह का राजयोग होता है। यहाँ सप्तम स्थान ग्रस्त सुख का होता है। इसके जो लॉर्ड शनि है वो अपने शत्रु सूर्य के साथ बैठे हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति या जातक का जो वैवाहिक जीवन है, ग्रस्त जीवन है, वो सुखी नहीं रहता है। लेकिन केंद्र में 10th हाउस में बैठे तीनों प्लेनेट सूर्य, बुध और शनि जातक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और यहाँ योगी जी की कुंडली में भी ये सूर्य, बुध और शनि उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ 10th हाउस में सूर्य, बुध और शनि अपनी 7वीं दृष्टि से 4th हाउस को देख रहे हैं, और 4th हाउस फैन फॉलोइंग का होता है, जनता का होता है। अगर हम लोग बात करें राजनेताओं और अभिनेताओं की, तो उनके लिए फैन फॉलोइंग बहुत मायने रखती है, और जो भी उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होती है, जो भी उन्हें अचीवमेंट्स मिलता है, वो जनता के समर्थन से ही मिलता है। अगर हम राजनेताओं की बात करें तो नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, इस तरह से बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनका 4th हाउस पावरफुल है, योगी आदित्यनाथ जी की तरह, और इसी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा रहती है। अगर अभिनेताओं की बात करें तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, इस तरह से बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जिनकी कुंडली के 4th हाउस में ग्रहों की स्थिति बलवान है, और उसी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा रहती है। और जितने भी राजनेता और अभिनेता होते हैं वो फैन फॉलोइंग के बलबूते पर ही शिखर पर पहुंचते हैं, शीर्ष पर पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें जनता का आशीर्वाद जरूरी होता है, जनता का समर्थन, जनता का सपोर्ट जरूरी होता है। यानी ऐसे लोगों की कुंडली में 4th हाउस बलवान होना चाहिए, मजबूत स्थिति में होना चाहिए, शुभ स्थिति में होना चाहिए। और यहाँ योगी जी के मामले में 4th हाउस बलवान है, क्योंकि 4th हाउस पर सूर्य, बुध और शनि की पूरी 7वीं दृष्टि है, जिसकी वजह से 4th हाउस मजबूत स्थिति में आ जाता है। तो दोस्तों ये हुआ एक और राजयोग। अब हम बात करते हैं अगले राजयोग की। इस कुंडली में 4th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड मंगल हुए। वृश्चिक राशि और मेष राशि के मालिक मंगल होते हैं, जो
11th हाउस में शुभ ग्रह शुक्र के साथ विराजमान है। और इस घर पर यानी मंगल और शुक्र पर बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। जैसा कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, जिसकी वजह से मंगल को पावर मिलती है, मंगल में शुभता बढ़ती है। और मंगल चूंकि ग्रहों में सेनापति कहे गए हैं, इस वजह से ये जातक यानी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक तरह से सेनापति के रूप में सफल होंगे, मुखिया के रूप में सफल होंगे। तो यहाँ एक राजयोग ये भी बन रहा है। अब हम अगले राजयोग की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कुंडली में एक और खूबी है, और वो खूबी ये है कि 5वें घर में अपनी ही राशि में जो विराजमान गुरु है वो अपनी 3 दृष्टि से, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से जिनको देख रहे हैं, किनको देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 5वां भाग्य स्थान है, लक वाला स्थान। तो गुरु की वजह से ऐसे जातक के भाग्य में बढ़ोतरी होती है, उसका लक बनता, यानी वो व्यक्ति भाग्यशाली होता। और फिर गुरु की दृष्टि में तो अमृत होता ही है। यहाँ से 5 के बाद में 6 और 7, 7वीं दृष्टि 11वें घर पर पड़ रही है, 11th हाउस पर पड़ रही है। और चूंकि 11th हाउस लाभ का है, आय का है और इच्छा पूर्ति का, और जिसकी वजह से बृहस्पति की अमृत दृष्टि की वजह से उसकी इच्छा पूर्ति फलीभूत होती है, इच्छा पूर्ति को बल मिलता है। फिर बात करते हैं 9वीं दृष्टि से, 7 के बाद में 8 और 9। 9वीं दृष्टि लगन पर पड़ रही है। और जब बृहस्पति की अमृत दृष्टि लगन पर पड़ती है तो ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें निखार आता है और ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली बनता है। तो ये भी कुंडली में एक शुभ स्थिति बन रही है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस कुंडली में शत्रु का स्थान होता है। यहाँ योगी जी की कुंडली के मामले में 6th हाउस में मकर राशि है और यहाँ राहु भी विराजमान है। साथ ही मकर राशि का जो लॉर्ड है वो शनि होते हैं, और शनि यहाँ 10th हाउस में प्रोफेशन की जगह पर है। और यहाँ से शनि 7वीं दृष्टि से 4थे घर को भी देख रहे हैं, और 4था घर जनता का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि योगी जी के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, यानी उनके राजनीति से जुड़े हुए लोग, यहाँ तक कि उनकी पार्टी से ही क्यों न हो, वो लोग और जनता में से बहुत सारे लोग उनके शत्रु हो सकते हैं। इसलिए उन्हें इस मामले में सावचेत रहना चाहिए। लेकिन यहाँ सुकून वाली बात यह है कि इस शत्रु वाले स्थान पर मंगल की 8वीं दृष्टि है और केतु की 7वीं दृष्टि है। अगर 6th हाउस पर मंगल की दृष्टि हो या 6th हाउस में मंगल स्वयं विराजमान हो तो ऐसे जातक का दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर सकता, यानी ऐसे जातक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी ऐसे जातक के सामने शत्रु कभी टिकेगा भी नहीं। फिर भी सावचेती के तौर पर उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आदरणीय योगी जी की कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात सारांश में हम ये कह सकते हैं कि ये कुंडली एक कर्म योगी की कुंडली है, यानी अपने वतन व मातृभूमि से बेइंतहा प्यार करने वाले एक राष्ट्रभक्त की कुंडली है। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी, मजबूत इरादों वाला, निष्ठावान, ईमानदार, दबंग, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारने वाला, दिन रात मेहनत करने वाला, बुद्धिमान, विद्वान, आकर्षक व गरिमामय व्यक्तित्व वाला, निडर, न्यायप्रिय, शत्रु संहारक, सर्वोच्च पद को सुशोभित करने वाला, सच्चा जनसेवक, दीर्घायु, आध्यात्मिक, धर्मपरायण व अंततः मोक्ष की ओर कदम बढ़ाने वाले एक कालजयी पुरुष की कुंडली है। ऐसे महापुरुष का इस धरती पर मानवता की भलाई व धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ही जन्म होता है। तो दोस्तों, ये था योगी जी की कुंडली के विश्लेषण का सारांश। अब दशाओं की चर्चा कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। साथ ही दर्शकों की मांग पर यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि साल 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में योगी जी देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए योगी जी की दशाओं के बारे में जानते हैं। अब हम बात करते हैं दशाओं की। इस समय योगी जी को केतु में गुरु की दशा चल रही है, जो 11 जनवरी 2022 तक चलेगी, और उसके बाद में केतु में शनि की अंतर्दशा आ जाएगी, जो 20 फरवरी 2023 तक चलेगी। यहाँ हम लिख लेते हैं केतु में गुरु, ये 11 जनवरी 2022 तक रहेगी। उसके बाद में
केतु में शनि की दशा लग जाएगी जो 20 फरवरी 2023 तक रहेगी। और दोस्तों, जो यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं वो अप्रैल मई के आसपास में, 2022 के अप्रैल मई के आसपास में संपन्न होंगे और उस समय योगी जी को दशा चलेगी केतु में शनि की। अब हम बात करते हैं कुंडली में केतु की और शनि की पोजीशन की। केतु 12th हाउस में, जैसा कि हम सभी जानते हैं 6th, 8th और 12th हाउस में अगर कोई भी पापी ग्रह बैठा हो तो वो सुफल देता है। इसका मतलब केतु की महादशा में सुफल मिलना तय है। बात करते हैं अंतरदशा की, शनि की। शनि कुंडली के अंदर 4th हाउस में, प्रोफेशन के घर में अच्छी पोजीशन पर है और जनता वाले भाव को भी देख रहे हैं, 4th हाउस को भी देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि केतु में शनि की जो अंतरदशा होगी, जिस समय यूपी के विधानसभा चुनाव होने वाले होंगे, उस समय योगी जी केतु में शनि की अंतरदशा के दौर से गुजरेंगे और ये दशा योगी जी को 100% दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी। यानी 2022 में जो यूपी के विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें योगी जी 101% दोबारा मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करेंगे। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। तो ये हुआ दशाओं का फल। अब बात करते हैं उस यक्ष प्रश्न की जो बहुत सारे दर्शकों ने पूछा है कि क्या योगी जी देश के भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, या फिर जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे क्या उसमें योगी जी देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर सकते हैं। तो उसके बारे में ये रहा जवाब, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव होने हैं वो होने हैं 2024 में और 2024 में योगी जी शुक्र की महादशा के दौर से गुजरेंगे। और शुक्र की जो महादशा है वो योगी जी को लगेगी 23 फरवरी 2024 को। और चूंकि शुक्र की महादशा वो 20 साल की होती है, जिसका समापन होगा 17 फरवरी 2044 को। ये 20 सालों की जो शुक्र की महादशा योगी जी को चलेगी, अगर इस महादशा में, चूंकि जो आगामी लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में, उस समय योगी जी शुक्र की महादशा के दौर से गुजरेंगे और यहाँ कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत ही मजबूत और बलवान है, क्योंकि 11वां और 10वें घर में राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है। 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में और 11th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, जिसकी वजह से शुक्र को बहुत अधिक शुभता मिल रही है, उसको अत्यधिक बल प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ शुक्र पर बृहस्पति की अमृत दृष्टि भी है। तो जब भी योगी जी को शुक्र की महादशा लगेगी, जो लग रही है 23 फरवरी 2024 को, और 23 फरवरी 2024 के बाद ही लोकसभा के चुनाव होने, अगर पार्टी इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करती है तो निश्चित रूप से 101% योगी जी देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर सकते हैं। हालांकि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में जो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण किया था, उसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि 2024 के आम लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले हैं। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन यहाँ जो दर्शकों ने प्रश्न पूछा है कि क्या 2024 में योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उसका जवाब ये है कि अगर पार्टी उन्हें इस पद के लिए प्रोजेक्ट करती है और आदरणीय मोदी जी स्वेच्छा से अगर मान लो चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से अगर इन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है पीएम के लिए, तो ये निश्चित रूप से पीएम में सफलता हासिल कर सकते हैं 100%। अब अगर बात करते हैं 2024 के बाद आगे होने वाले आम चुनाव की, तो वो होंगे 2029 में। 2029 में योगी जी को शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2029 में, अगर 2024 में पार्टी इन्हें प्रोजेक्ट नहीं करती है, जैसा कि लगता भी नहीं है, क्योंकि इस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही देश का नेतृत्व करेंगे और 2024 में भी उन्हें ही पार्टी प्रोजेक्ट करेगी, तो निश्चित रूप से वही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर इन्हें 2029 में, चूंकि
2024 से 2044 तक 20 सालों की शुक्र की महादशा चलेगी इनको। इस सूरत में अगर 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी इनको पीएम के लिए प्रोजेक्ट करती है तो उस समय इनको शुक्र में चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी। चंद्रमा यहाँ पर 7th हाउस में है जो प्रोफेशन का लॉर्ड है, और शुक्र यहाँ 11th हाउस में लाभ वाले स्थान पर है जिस पर अमृत दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की। तो ऐसी सूरत में शुक्र में चंद्रमा की अंतर्दशा में योगी जी 101% समझे, 200% समझे, जो भी समझे, हर हाल में प्रधानमंत्री बनेंगे अगर पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के रूप में पेश करती है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि कुंडली इतनी दमदार और बलवान है जो देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकती है। फिलहाल हमने इस कुंडली में ये जानना चाहा कि आगामी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं यूपी के, उसमें आदरणीय योगी जी की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, और इस कुंडली के आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो यूपी के 2022 में होने वाले हैं अप्रैल मई के आसपास में, उसमें 100% योगी जी दूसरी बार यूपी का नेतृत्व करेंगे, यानी यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों 2029 में योगी आदित्यनाथ जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। अगर ज्योतिषीय भाषा में इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो यह कह सकता हूँ कि 2029 में दुनिया की कोई भी ताकत योगी आदित्यनाथ जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती है। ये सब ग्रहों का खेल है जो समय आने पर अपना फल देते हैं। तो दोस्तों ये था योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का विश्लेषण। आप लोगों से विदा लूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, अपने माता पिता व बड़ों का आदर करना न भूलें और अपने वतन व अपनी मातृभूमि के प्रति हमेशा वफादार रहें। और आखिरी व ज़रूरी बात, किसी भी प्राणी से उसके जीने का हक न छीनें, यानी शुद्ध शाकाहारी बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी शख्सियत की कुंडली को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।